बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीमुल अमीन। अज़ीज़ाने ग्रामी कदर, जिस तरह के आप जानते हैं कि हम आपके लिए कोई ना कोई अच्छी से अच्छी शख्सियत को अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही आला शख्सियात में से एक हैं, जो MSc ऑनर एग्रीकल्चर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से फारग तहसील हैं और वो बानी हैं तहरीक हकूक़ के ज़रई ग्रेजुएट, उसके वो बानी हैं मेरी मुराद जनाब शोएब अली बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बासी साहब, आप सुनाएं खैरियत? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, आपकी दुआएं, आप अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। हमारी बड़ी भरपूर रिक्वेस्ट आपने जनाब उसको माना और आप हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बासी साहब आपका जी कि आप जो मौजूदा और हालिया इश्यूज होते हैं जी हाँ जी, उनको हाईलाइट करने के लिए आप हम जैसे जी हाँ जी बिल्कुल कम इल्म लोगों को भी मदद कर लेते हैं। तो आपकी ज़रा नवाज़ी ये सर आप मामला ठीक है आप? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, दुआएं आपकी। अच्छा मैं को आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। जी जी। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो ज़राअत के महकमा का खादों के बहरान पर क्या किरदार है? ज़राअत के महकमा का खादों के बहरान पर क्या किरदार है? जी बासी साहब, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बात बताना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान में ज़राअत एक वो वाहिद सेक्टर है जो 21% GDP में अपना किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, हमारी सनत भी उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रही, ठीक है। यानी कि और उसके बाद जो है 42% जो है हमारी जो लेबर इनाकुलेशन है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है। यानी कि इसको सादा लफ्ज़ों में ऐसे कहूँगा कि हमारी जो 42% लेबर है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। यानी कि अच्छा। बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। तो उसके बाद आपका सवाल यह है कि ज़राअत के महकमे का खादों के बहरान के ऊपर क्या किरदार है? क्या किरदार है? मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि ज़राअत का महकमा एक आम आदमी को तो ऐसे ही लगता है कि ये सारी कार्यकर्दगी का जो जिम्मेदार है वो महकमा ज़राअत अदारा तोसी है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इस चीज को मैनेज करते हैं। पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो उसमें कोई शक नहीं है कि वो एक्सटेंशन के लोग भी उसमें होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा मिस फॉल्ट रहा है एग्रीकल्चर का। मैं ये समझता हूँ कि महकमा अदाए ज़राअत तोसी के अंदर जो तोसी सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग थे, ठीक है, मतलब कि जो दरअसल मैं ये कहूँगा कि जो काम एक्सटेंशन का है, अगर वो एक्सटेंशन के लोग नहीं कर रहे, दूसरे मेजर्स के लोग करते हैं, तो वो एक अताई की हैसियत से काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसकी वजह से एक्सटेंशन आज तक वो एक्सटेंशन को जो उन्होंने मतलब के टारगेट दिए हैं गवर्नमेंट ने, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को, वो अचीव नहीं कर सका। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि उसके पीछे एक्सटेंशन के लोग नहीं बैठे हुए, एक्सटेंशन की सीट के ऊपर दूसरे लोग बैठे हैं। दूसरा, खादों के बहरान के ऊपर तो इनका मैं ये समझता हूँ कोई खास किरदार नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जो खादों का बहरान इस वक्त है, हमारा किसान पिस रहा है, हमारा किसान पिस रहा है, जो पाकिस्तान को चला रहा है वो पिस रहा है, ठीक। और जो आने वाला वक्त है वो बड़ा खतरनाक किस्म का होगा। महकमा ज़राअत ने खादों के बहरान के ऊपर कोई खास किरदार अदा नहीं किया। इनकी तो महज ड्यूटी लगती है असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर की। हालांकि पाकिस्तान की इस वक्त 7 खुफिया एजेंसीज और असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उसके बाद हमारे जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तक, तमाम डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तक लोग खाद के ऊपर काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो एजेंसियां वो भी कर रही हैं, लेकिन वो नाकाम है। क्यों? क्योंकि माफिया उनसे तगड़ा है। हाँ, बादशाह की बातें सुन रहे हैं आप? माफिया उनसे तगड़ा, ठीक है। तो महकमा अदारा ज़राअत तोसी खादों की मैनेजमेंट के हवाले से ये करता भी क्या, क्योंकि इनके पास इख्तियार कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन इनका कोई खास किरदार नहीं है। खादों का बहरान जो पैदा हुआ है, इसके पीछे आगे जाके अगर आप मतलब सवाल करते हैं तो उसके हवाले से मैं आपको मजीद इसके बारे में तफसीली बताता हूँ। अच्छा बादशाह साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है, ये मुझे नाज़रीन का ही सवाल है कि दूसरा सवाल, यूरिया खाद का बहरान क्यों है?
हाँ, ये हमारे प्रोग्राम के दौरान ही सवाल आया है कि यूरिया खाद का बादशाह साहब से पूछे बहरान क्यों है। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं नाजरीन को ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो मीडिया के ऊपर आए दिन एक हमारे जो सियासी हजरात है ख़ास तौर पे वो मतलब कि न्यूज़ छोड़ देते हैं जी हम पूरी दुनिया से सबसे सस्ती यूरिया दे रहे हैं। कतन भी ऐसा नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर 268 रुपए की यूरिया, ताकि आप मेरे ख्याल में 300 रुपए की यूरिया का बैग हो चुका है। ठीक है। पाकिस्तान से करेंसी उनकी डबल है तो चले कह लें कि पाकिस्तान के मुताबिक कुछ 600 रुपए की यूरिया दे रहे हैं। ठीक है। तो आप सस्ती यूरिया नहीं दे रहे हमें, आप महंगी यूरिया दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप जिन मुल्कों से हमें कंपेयर करते हैं वहाँ की सहूलियत कुछ और है, वहाँ की जो पर कैपिटा रेशियो है, पर कैपिटा जीडीपी है, वो कई गुना हमसे ज्यादा है। हमारे लोग तो भूख और अफलास से मरे हुए लोग हैं। आप बिल्कुल सस्ती यूरिया। दूसरा आपका सवाल यह है कि यूरिया का बहरान क्यों पैदा हुआ है? हाँ हाँ, यूरिया के बहरान क्यों पैदा हुआ? सबसे पहले तो मैं नाजरीन को ये बात बताना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में यूरिया का बैग तकरीबन 2000 रुपए की एवरेज उसकी कीमत है। ठीक है। इस बार हुआ क्या है कि मतलब जब से ये दौर चल रहा है, हर माफिया जो है जो भी जितनी करप्शन करना चाहता है वो कर लेता है और उसकी पूछगिछ कोई अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। इस बार यूरिया जो वो इम्पोर्ट हुई है अफगानिस्तान के रास्ते से, हमारी ये जो काजकिस्तान की रियासतें, रूस की रियासतें जो टूटी थी उनके साथ से, ये जो हमारी ये अफगानिस्तान से अगली साइड पे जो रियासतें हैं जहां से हम गंदम खरीदते हैं, ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम गंदम खरीदते हैं, खरीदते भी उन लोगों से हैं जिनके पास हमारी यूरिया ब्लैक इंपोर्ट होके गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और काफी सारी यूरिया जो थी टनों के हिसाब से कई ज्यादा टन, मतलब 7 ट्रक जो बड़े थे वो तो आखिरी दिनों में जब सारी की सारी यूरिया अफगानिस्तान के रास्ते निकल चुकी थी तब उन्होंने रेट मारी और सिर्फ 7 ट्रक वो पकड़ सके। तो ये बड़ा अफसोस का लम्हा है कि एक ज़राई मुल्क से उसकी खाद को इस तरीके से शॉर्ट किया गया है। दूसरा, इसके पीछे जो हमारे ब्लैकमेलर्स थे, मतलब जो बड़े डीलर है, अच्छा ये हमारी हुकूमत करती क्या, छोटे डीलरों को हाथ डाल रही है। ठीक है। ऐसा करने से मुल्क में खाद का बहरान ठीक नहीं होगा। ना ही छोटा डीलर तो खुद 24 रुपए की खरीद रहा है तो वो आगे 25 रुपए की तो देगा, उसने किराया भी लेना है, 50 रुपए वो बोरी के पीछे तो कमाएगा। लेकिन हर जिले के अंदर एक बड़ा डीलर है जो उसने बहुत पहले की खाद खरीद के स्टॉक कर ली हुई है, वो एक बोरी के पीछे आप 400 600 रुपया कमा रहे हैं। आप पकड़ना तो आप बड़ी मछलियों को हाथ डाल मछलियों को। अच्छा, लेकिन उनको डालने की असल बड़ी वजह ये है कि मोनोपोली चलती है ऊपर से लेके नीचे तक। एट दी एंड पिस्ता हमारा किसान भाई है या हमारे जो ज़राई माहिरीन है, जो हमारे ज़राई दोस्त खुद मतलब के ज़राअत के शोबा से मुंसलिक हैं, वो लोग पीसते हैं। अच्छा बादशाह साहब, आपने वो कहा था कि बड़ी बड़ी मछलियों को हाथ डालना चाहिए, तो मुझे तो यहाँ पे हुकूमत जो है वो नाकाम नजर आ रही है। बिल्कुल। क्या आपको हुकूमत इस डिस्प्ले में कहाँ पे नाकाम नजर आई? हाँ, सबसे पहले तो चीज होती है वैल्यू चेन, उसे कहा जाता है। ठीक है। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो खाद की तरसील है उसमें हुकूमत नाकाम रह गया हमारी मुकम्मल तौर पर। हालांकि अफसोस की बात यह है बासी साहब कि हमारे जो ज़राअत मिनिस्टर है शाह हुसैन गर्देजी साहब जो है इस वक्त हमारे जो ज़राअत मिनिस्टर है वो खुद अग्रेरियन है। उन्होंने BS ऑनर एग्रीकल्चर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी वो खाद की मोनोपोली को रोकने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि अकेला मिनिस्टर कुछ भी नहीं था कर सकता जब तक दूसरे लोग उसके साथ ताउन ना करते। ठीक है। और इसमें बड़े लेवल की करप्शन हुई है। ये इसमें हुकूमत बजाते खुद हुकूमत के लोग मुलव्वस होते हैं तो ही यूरिया इस कदर इम्पोर्ट होके, मतलब वहाँ पे 8000 रुपए की सेल हुई है इनकी। ठीक है। जहाँ पे 2000 रुपए की सेल होनी थी वहाँ पे 8000 रुपए की सेल हुई है इनकी। अब हालांकि हुकूमत ने चाइना से खाद को इंपोर्ट किया है, इसके बावजूद भी यूरिया का बहरान वैसे का वैसा ही रहा जैसा पहले था। अच्छा, तो मतलब कि खादों के रेट भी इस वजह से ज्यादा हुए? जाहिर सी बात है। हाँ, खादों के बारे में आपने बड़ा अहम सवाल किया। एक तो वजह यह है कि खाद जो थी वो जखीरा अंदोजी हो गई, अफगानिस्तान को इंपोर्ट हो गई। दूसरा, कोविड की वजह से इसकी रेशियो में मतलब इजाफा हुआ है। अच्छा, कैसे इजाफा होगा कोविड की वजह से? पोटाश जो है वो अब तकरीबन 10,000 रुपए का थैला होगा, जो जेन्युइन पोटाश है, असली वाली पोटाश है। मार्केट में वैसे तो 6200 से लेकर 10,000 तक पोटाश मिल रही है। उसकी रीजन ये है कि कोविड की वजह से जो है वो चीजों में महंगाई आई है, इसमें कोई शक नहीं है। कोविड और जो हमारी माफिया हजरात हैं, ये दोनों हमारी खादों की कीमतों के हवाले से जिम्मेदार हैं। ठीक है। अच्छा हजरत, मेरा ये अगला सवाल ये है कि हमेशा से मंडी में रश क्यों होता है?
ये बड़ा अहम सवाल है आपने किया कि हमारे पास जब भी मतलब कि हम मंडी में जाते हैं, फर्ज करें कि मैं मतलब कि फील्ड असिस्टेंट के थ्रू या वाट एवर जिसके थ्रू भी हमें न्यूज मिली कि जी मंडी में खाद आ गई, तैयब अब्बासी के पास 10 एकड़ है और शुएब बाजवा के पास 20 एकड़ है। ठीक। मेरी जरूरत है 20 बैग यूरिया का और आपकी जरूरत है 10 बैग यूरिया की। हम दोनों मंडी में चले गए हैं, खाद मिल रही है, मिल कितनी रही है, 2-2 बोरियां, एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 2-2 बोरियां मिल रही है। और हम ले कैसे रहे हैं, हम लाइन में लग के ले रहे हैं। यानी कि जो मुल्क का असली स्टेक होल्डर है, जो मुल्क की असली बैकबोन चलाने वाला फार्मर है, वो जलील हो रहा है, किसमें, लाइनों में लग के जलील हो रहा है। मुझे 2 बोरियां मिल गई, आपको भी 2, आपको मतलब के 2 बोरियां मिली, मुझे भी 2 मिली। अच्छा, मेरी 20 में से आपकी 20 एकड़ जमीन और मेरी 10 एकड़ जमीन, आपको भी 2 मिल गई है, मुझे भी 2, आपको भी 2, मुझे आपको भी 8 एकड़ की जरूरत अभी बाकी है और मुझे 18 एकड़ की जरूरत बाकी है। हाँ। अब मंडी में मैक्सिमम इतनी बारी खाद आनी है, मतलब 10-12 मरतबा आ जाएगी सीजन पूरे में, मतलब आध मरतबा चले कहा नहीं जी 15 मरतबा आ जाएगी। जब भी आएगी मैं तभी खाद लेने के लिए जाऊंगा। जब भी आएगी मैं तभी जाऊंगा, जब भी आएगी मैं तभी जाऊंगा। आड़ती हजरात भी जानते हैं कि शुएब बाजवा के पास 10 एकड़ और तैयब अब्बासी के पास जो 5 एकड़ या 10 एकड़। हाँ, ठीक है। एक फार्मर की जरूरत को भी अगर वो पूरा कर दे तो कम से कम उसकी जरूरत तो पूरी होना भाई। वो तो दोबारा मार्केट में मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पॉलिसी 100% गलत है हुकूमत की। हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम इसलिए हुई है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमत का मुकम्मल साथ नहीं दिया। ठीक है, और वो नो डाउट के पुराने वजीर है, खान साहब का एक अच्छा विजन है, वो मतलब एक ईमानदार शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन सिस्टम को फाल करने में वो मुकम्मल तौर पर जिस जगह पर नाकाम नजर आते हैं, इस जगह पर मैं ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसका सरेहासर इसमें किरदार है। किसान इंतहा का जलील हो रहा है, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। अभी कुछ हफ्ता 2 हफ्ते यूरिया की जरूरत है, अगर आप इन दिनों में भी इसको मैनेज कर जाते हैं आने वाले वक्त में। बस सब एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताना। जी जरूर बताइए। हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद बाहर से गंदम को इम्पोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से गंदम को मंगवाते हैं और अपने शहरियों को वो खिलाते हैं। जी ठीक है। वो आती भी ब्लैक गंदम है। अच्छा, जो रस्ट और स्मट ज्यादा होती है, जिसको डिजीज का ज्यादा होती है, उसको हम अपनी हेल्थी गंदम के साथ मिलाकर पीसते हैं और फिर वो हम अपनी शहरी आबादी को देते हैं। जो मतलब कहा नहीं जाता कि बाजारी आटा बेजान है जी हाँ जी, बिल्कुल वो रबड़ जैसी रोटियां होती हैं उसकी असल वजूहात कुछ और है। लेकिन अब मैं मतलब कि अब जो असल बात है, हमारा किसान इस मरतबा खान साहब जी DAP डालने में नाकाम रहा है। DAP की कीमत थी 10,000 रुपये, ब्लैक के ऊपर मिल रही थी, वैसे 8,000 थी। 8,000, ठीक है। एक बंदे को वही यूरिया का मतलब DAP का बैग जो था वो 6500 6,000 का मिलता था, मतलब 4,000-5,000 का भी मिलता रहा। वही बैग उसको जब 10,000 का मिल रहा है, अक्सरियत के फार्मर के साथ उन्होंने DAP नहीं डाली। जो हमारी पेस्टिसाइड सेक्टर थे उनकी चांदी हुई है, उन्होंने अपना ऑर्गेनिक मैटर का मतलब कि नशा बेच दिया है, क्या है कि ये DAP का काम करेगा। कई फार्मरों ने लिए भी है हमारे से। ठीक है, मैं खुद पेस्टिसाइड सेक्टर का हिस्सा हूँ। जी ठीक है। अब जिन लोगों ने DAP नहीं डाली, जो गंदम का झाड़ ज्यादा करती थी, यील्ड ज्यादा करती थी, सादा लफ्जों में कह रहा हूं ताकि नाज़रीन को समझ आ सके। ठीक है। DAP नहीं डाल सका फार्मर। उसके साथ दूसरा जुल्म आप ये कर रहे हैं कि आप उसे यूरिया भी नहीं दे रहे। यूरिया ने गंदम के तने को नरम करना था और शाखों को निकलने में उसने मदद करनी थी। ठीक है। एक फार्मर को ना DAP डालने को मिल गया, ना अब यूरिया मिल रही है। इस बार तारीख का जब का पाकिस्तान बना, सबसे ज्यादा पाकिस्तान को गंदम कम मिलेगी। और मुल्क में गंदम का एक बहरान आएगा, एक कहत ज़दा सूरत हाल हो जाएगी। आपको गंदम बीक में मांगना पड़ेगी। सुन रहे हैं आप बाजवा साहब की बात? खान साहब होश के नाखन लें। जो इक़्तिदार बाला है वो अपने पेट की खातर इस मुल्क को मजीद जो है वो ना धकेलें। इस बार एक और बात है साहब, इस बार हुकाम बाला को समझ आ जाएगी कि किसान की क्या अहमियत है। बिल्कुल ये मैं आपको मेरे ये इंटरव्यू के अल्फाज इंशाल्लाह ताला महफूज रहेंगे, इंशाल्लाह देख लेंगे आप। इस बार तारीख का सबसे बड़ा बहरान आएगा। तारीख लोग देखेंगे। लोग इस बार आपको चीनी का बहरान भी आएगा। लोगों को शुगर के इनके नीचे डालने के लिए DAP नहीं मिली, पोटाश नहीं मिली, यूरिया नहीं मिली। आपको चाहिए कि फार्मर को सब्सिडाइज करें। इन खादों के ऊपर 100% सब्सिडीज दें। जो आपका सब्सिडी का तरीकाकार है ये इंतहाई गलत है कि कूपन को स्क्रैच कर लें। ये भी बड़े पेट में माल जाने वाली बात। जी बिल्कुल। आप डायरेक्ट खाद की कीमत को कम करें। जी अच्छा, मेरा अगला सवाल यह है बाजवा साहब के ज़रई अद्वियात की कीमतों का तयन कौन करता है? ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है। कोई भी खातरखा इस किस्म का पाकिस्तान में अफसोस के साथ ऐसा अदारा नहीं है जो इनकी कीमतों का तयन कर सके। अच्छा, अपनी तरफ से तो पंजाब गवर्नमेंट ने कागजाती तौर पर पेस्ट वार्निंग एक अदारा बनाया हुआ है। ठीक है। लेकिन वो ज़रई अद्वियात को तहकीक करता है,
लाइसेंस जारी करता है पेस्टिसाइड के, ये चेक करता है, सैंपल कलेक्शन करता है कि दवाई 1 नंबर बिक रही है या 2 नंबर बिक रही है। लेकिन उसके रेट का तयन हमारे यहाँ ऐसा कोई खास अदारा नहीं बना हुआ जो उसकी कीमत का तयन करता हो। ठीक है। जैसे कि चीनी की कीमत का तयन किया जाता है, शुगर केन की कीमत का तयन किया जाता है, लेकिन आप इस तरफ क्यों नहीं आते कि फार्मर एक दवाई जो इस्तेमाल कर रहा है, अब आप कानों को हाथ लगाएंगे, DAP 10,000 रुपए की है, ब्लैक के ऊपर मिलती है, अब भी मिलती है, हर जगह से मिल जाती है। आप पोटाश जो अहम जूज़ है, गंदम के नीचे डालने वाली सबसे अहम तरीन खाद है, जिसने झाड़ को ज्यादा करना होता है, दाने को सेहतमंद करना होता है, 10,000 रुपए की हो गई है। कौन सा ऐसा किसान है जो 10,000 रुपए की DAP डालेगा? बिल्कुल। पोटाश 10,000 रुपए की हो गई, कौन डालेगा? कोई भी नहीं डालेगा। आप वीडीसाइड की तरफ आ जाए, आप वीडीसाइड में मार्केट में चले जाएं, वही जहर जो है, मतलब कि ट्राई अल्ट्रा में 3 किस्म के जहर होते हैं जो गंदम की वीडीसाइड है। ठीक है। वही जहर आपको मार्केट में 1100 का मिलेगा, 1000 का मिलेगा, 1800 रुपए का मिलेगा। एक अनपढ़ किसान को क्या पता है कि इसकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? ठीक है। बेचने वाले ने अपना बीन सुनाना है, उसने उसको इंपोर्टेड कहना है या नॉन इंपोर्टेड कहना है, या उसने उसको लोकल कहना है, उसको लोकल कह के उसने डीलर को पकड़ा आना है माल। डीलर ने आगे अपना हिस्सा रखना है और आगे उसको सेल आउट कर देना है। ठीक है। इन तमाम चीजों को देखने के लिए एक मिस मैनेजमेंट हो रही है और तमाम तौर पर ऊपर से लेकर नीचे तक इसको तरतीब देने की जरूरत है। जी बासी साहब। अच्छा बादशाह साहब, मेरा जो सवाल है वो आखिरी ये वाला है कि अब आप नाज़रीन को ये बताएं कि ज़राअत में जिद्दत कैसे आएगी? यह आपने बड़ा अहम सवाल किया कि ज़राअत में जिद्दत कैसे आएगी। जी हाँ जी। ज़राअत में जिद्दत लाने के लिए सबसे पहली बात बासी साहब, मैं मतलब सादा अल्फाज में कहना चाहता हूँ, मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूँ, फिलहाल मुझे फर्ज करें गाड़ी नहीं चलानी आती। अगर आप मुझे कार के ऊपर बिठाएंगे तो मैं उसी कार को कभी किसी दीवार में मार रहा हूँ, कभी किसी दीवार में मार रहा हूँ। ठीक है। आपका जो ज़राअत का महकमा है, आप उसे ज़राअत होल्डर के हवाले करें, सबसे पहली बात। दूसरा, जो पंजाब पूरे में आपकी एक्सटेंशन की सीट है, ज़राअत अफसर तो सी की सीट है, वहां पे एक्सटेंशन मेजर वालों को बिठाएं। तरीक शाहद रहेगी, हमारा एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट तभी तरक्की करेगा जब एक्सटेंशन के बंदे एक्सटेंशन की सीट के ऊपर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हाल ही में इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है। 3 डिवीजनों के अंदर इन्होंने बंदे रखे हैं, इंतहाई उसमें इन्होंने जुल्म और ज्यादती की है। इन्होंने जो डिप्टी डायरेक्टर्स रखे हैं उसमें देखें काम एक्सटेंशन का है, प्रोजेक्ट एक्सटेंशन का है, लेकिन इनकी अकल नहीं काम कर रही कि एक्सटेंशन में एक्सटेंशन के बंदों को रखना चाहिए। ठीक है। उस प्रोजेक्ट का नाम पता क्या है कि एक्सटेंशन की पॉलिसीज को नीचे कैसे इन्होंने इवैल्यूएट करना है। ठीक है। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर का क्राइटेरिया ये रखा है कि उसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मेजर वाला अप्लाई नहीं कर सकता। ये नहीं कि हमारे मेजर के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाए, तमाम मेजर के साथ ऐसे ही। अच्छा अच्छा। तमाम मेजर मतलब उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे, उस लिहाज से उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा। दूसरा, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास एक आप मरकज देते हैं, मरकज में अब्बासी साहब 18 से 20 हजार रजिस्टर्ड फार्मर हैं एट अ टाइम। ठीक है। रजिस्टर्ड फार्मर है। एक नशा बेचा जाता है, कभी फार्मर को किसान कार्ड के मतलब के नशा मतलब बेचना शुरू कर देते हैं। नशा क्या है मतलब समझ लें कि ढोलची है इनकी। अच्छा ठीक है। कभी किसान कार्ड आ गया है, कभी जनाब वाली वो कुरंदाजी हो रही है, प्लाटिंग की कुरंदाजी हो रही है, कभी जनाब जो महकमा ज़राअत अदारा तो उसी के असली काम है, आप उनसे वो काम लें। किसान कार्ड बनवाना ये एक फेक चीज है। ये उनको सब्सिडी उस किसान कार्ड में आएगी। ये तो राशन कार्ड जैसे इंडिया में तकसीम हुए, उनके तो चले काम करके, लेकिन हमारे काम नहीं करेंगे। आप इनको बकायदा आपको काम की तरफ आने की जरूरत है। बातों में अवाम को कब तक मतलब हम रह लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसान कार्ड सिर्फ एक शोशा है। टारगेट दिए जाते हैं बेचारे ज़राअत अफसरों को, फील्ड असिस्टेंट को, उन्होंने अपने टारगेट पूरे करने होते हैं। वो हमारे पास आते हैं, मैं भी एक फार्मर हूँ, हमारे पास आते हैं, वो आगे कहते हैं जनाब चर साहब कार्ड बनवा लें, मेहरबानी होगी आपकी। हम भी सोचते हैं कि यार ये बंदा हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमारे पास आता है तो बंदा बुरा लगता है, इसको रिजेक्ट करता है। हमें भी पता होता है कि इसकी भी मजबूरी है, हमें उसको पूरा करना होता है। मेरे ख्याल में ज़राअत में जिद्दत लाने के लिए आपको ज़राअत अफसर मजीद भर्ती करने होंगे। यूनियन काउंसिल के ऊपर एक ज़राअत अफसर आपको रखना होगा और उस ज़राअत अफसर के नीचे कम से कम 2 फील्ड असिस्टेंट आपको रखने होंगे। दूसरा, जो फ्रंट लाइन वर्कर है महकमा अदारा ज़राअत तौसीक का, वो डिप्लोमा होल्डर लोग हैं। ठीक है ठीक है। वो लोग हैं अंगूठा छाप। अच्छा। मैंने खुद प्रोजेक्ट किया है, मैं सटियाली यूनियन काउंसिल में काम करता रहा हूँ शाहकोट में। अच्छा। हमारे जो मतलब के चले वो तो काबिल आदमी थे, जो हमारा फील्ड असिस्टेंट था। मतलब ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाए, इनका आप एक पेपर लेके देख लें, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से उर्दू में आप पेपर लें। ठीक है। हमारे वो फील्ड असिस्टेंट हमारे वो पेपर नहीं क्लियर कर सकते। जो फ्रंट लाइन वर्कर है
उसका एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आपका फ्रंट लाइन वर्कर फील्ड असिस्टेंट का क्राइटेरिया पहली बात तो यह उसका 11 में से 14 स्केल करें और फील्ड असिस्टेंट के ऊपर बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर का क्राइटेरिया फिक्स करें आप। नो डाउट डिप्लोमा होल्डर को भी प्रमोट करें आप, उनको वहां पे लेके आए, उनको आगे ट्रेन करें, उनकी ऐसी ट्रेनिंग करें कि वो इस काबिल हो सके कि एक वक्त आए कि वो भी ज़राअत अफसर बन सके। वाह, इनकी ट्रेनिंग की जाए, इनको मॉड्यूल दिया जाए। दूसरा देखें प्राइवेट सेक्टर की एक्सटेंशन क्यों कामयाब है। संजंटा पाकिस्तान है, उसकी एक्सटेंशन बड़ी कामयाब है। ठीक है। उनका मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन सिस्टम बड़ा रफ एंड टफ है। सबसे रफ एंड टफ सिस्टम एफएमसी के एफओ का होता है। लोग उसमें डरते काम नहीं करते कि वो सख्त जॉब लेते हैं एफएमसी वाले एफओ से, एफओ उनके भाग जाते हैं। जब तक आप एफएमसी वाला क्राइटेरिया हमारे एफओज के ऊपर लागू नहीं करेंगे, महकमा ज़राअत अदारा तोसी के अंदर, और जो हमारे एफओज हैं उनका क्राइटेरिया बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर करें, जो एक ज़रूरी ग्रेजुएट एक चीज़ को फॉलो अप करवा सकता है, एक चीज़ को नीचे तक डिलीवर कर सकता है, वो एक डिप्लोमा होल्डर नहीं कर सकता। वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप उनको भी स्केल दें, ऐसी बात नहीं है, उनको बीएस ऑनर वालों के नीचे रखें आप। और दूसरा सबसे अहम बात, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे सईद बुज़दार साहब हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये जो सब्जी मंडी में जैसे सब्जी का रेट लगता है, मछली मंडी में जैसे मछली बिकती है, मुकाबले के साथ इस तरह मुल्क के अंदर इस वक्त 6 से 7 हजार पंजाब के अंदर अग्रेरियन फार्गुल तहसील होते हैं। आप इनको कहाँ पे डालेंगे? आपके पास छोटा सा डिपार्टमेंट है, साल के बाद आप 45 सीट अनाउंस करते हैं, 42 सीट अनाउंस करते हैं, 66 सीट अनाउंस करते हैं। कहाँ पे डाल रहे हैं आप इनको? क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर? दूसरा जो प्रोजेक्ट आ रहा है ना जी 3 साल का है, ठीक है, उन्होंने इसमें एज क्राइटेरिया भी रखा है। 3 साल के बाद वो बच्चे किधर जाएंगे, उनका क्या फ्यूचर होगा? उनके पास कोई फ्यूचर नहीं होगा। अगर आप उन्हें भर्ती कर रहे हैं, आप परमानेंट सीटों के ऊपर करें। जब तक एक यंगस्टर का फ्यूचर सिक्योर नहीं होता, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं यूं, मैं उसमें भर्ती हो जाता हूँ, मैं फील्ड में जाता हूँ, मेरे दिन में तो 24 घंटे ये रहेगा, यार मैंने 3 साल बाद की करना है। बिल्कुल। 3 साल के बाद मैंने पहले प्रोजेक्ट किया पंजाब गवर्नमेंट का साल का, उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। आज मैं अफसोस करता हूँ कि मैंने वो क्यों किया। हाँ, ठीक है, ठीक है। मुझे तभी पेस्टिसाइड सेक्टर में चले जाना चाहिए था, ताकि आप आज मैं किसी और लेवल पर होता। समझ रहे ना? ये जो लड़के 3 साल के ऊपर आप रखेंगे, हमने लर्न किया हुआ, हम इन हालात से गुजरे हुए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप इन बच्चों को परमानेंट रखें। ठीक है, मुस्तकिल रखेंगे, उनका फ्यूचर सिक्योर होगा, वो चीज को डिलीवर किसी और तरीके से कर सकेंगे। जी ठीक है। एक बंदे का पेट भरा हुआ हो तो ही वो गुफ्तगू कर सकता है, अदरवाइज गुफ्तगू नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। मैं सबसे पहले तो अपना तैयब अब्बासी साहब की टीम और आपका बेहद मशकूर हूँ। नाज़रीन से और जो मेरे एग्रेरियन दोस्त जिन्होंने गुफ्तगू सुनी है, उनसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हुकाम बाला तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा व्यूज दें अब्बासी साहब को। इनके पेज को लाइक लाजमी करना है आपने। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन मज़ीद एनालिसिस के लिए भी अब्बासी साहब में मदऊ करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और हम आप तक कीमती और हकायक के ऊपर मबनी गुफ्तगू पहुंचाते रहेंगे। जैसे जैसे ही मुझे ये नाज़रीन हुक्म करेंगे कि जी बाजवा साहब से फिर शूटिंग की जाए, तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा अपने स्टूडियो में मदऊ करूंगा। जज़ाकल्लाह। और मुझे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। और जनाब हजरात मोहतरम, ये थे MSc ऑनर एग्रीकल्चर ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के फारुक तहसील मोहम्मद शुएब अली बाजवा साहब, जो आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। आप मुझे और मोहम्मद शुएब अली बाजवा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।